हेलो फ्रेंड्स, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा में फेरीटिमा पास्थोमा के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरीटिमा का डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। पार्ट फर्स्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था फेरीटिमा का एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, उसका बाह्य आकार की शेप, साइज एंड कलर, उसका लोकोमोशन किस प्रकार का है। तो पार्ट फर्स्ट की वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पार्ट फर्स्ट की वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले देख लेते हैं इसका फूड क्या है, ये भोजन क्या करता है। तो जो केचुए होते हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थ, विशेषकर मिट्टी से जो प्राप्त वनस्पति है उसको खाते हैं। फिर इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल, इसी को कहते हैं आहार नाल। तो जो फेरीटिमा की आहार नाल है वो एक सीधी नली सी होती है जो शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ये संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है। इसी एलिमेंट्री कैनाल के जो भाग हैं वो बक्कल चैम्बर, फेरिंक्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक और इंटेस्टाइन कहलाते हैं। इसको चित्र में देख लेते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक तरफ इसके सेगमेंट दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ये इसके खंड हैं, सेगमेंट। सबसे ऊपर का जो भाग है वो कहलाएगा माउथ। फेरीटिमा के सबसे ऊपर का जो भाग है वो कहलाएगा माउथ, और माउथ के जस्ट जो नीचे का भाग है वो कहलाएगा बकल कैविटी या बकल चैम्बर। इसी को हिंदी में कहेंगे मुख कोष्ठ। तो जो प्रोस्टोमियम है उसके अधर की ओर स्थित होता है ये मुख, एक छोटे और सकरे बकल चैम्बर में खुलता है। और ये जो बकल चैम्बर है वो तीसरे खंड तक होता है, ये थर्ड सेगमेंट तक होता है। फिर इसके बाद जो बक्कल कैविटी है उसके जस्ट नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा फेरिंक्स, ग्रसनी। तो जो बकल चैम्बर है वो एक पेशी फेरिंक्स में खुलता है जो चौथे खंड तक रहता है, जिसको क्या कहते हैं, फेरिंक्स कहते हैं, चौथे खंड तक। इसके बाद जस्ट फेरिंक्स के जो नीचे का भाग है वो कहलाएगा ग्रसिका, ईसोफेगस। तो फेरिंक्स के पश्चात एक छोटी सकरी पतली भित्ति की एक नली होती है जिसको ग्रसिका या ईसोफेगस कहते हैं, और ये सातवें खंड तक फैली रहती है, ये सेवेंथ सेगमेंट तक फैली रहती है। इसके बाद ईसोफेगस के जस्ट नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा गिजार्ड। आठवें खंड से आठवें खंड में ग्रसिका अंडाकार, कठोर और मोटी भित्ति वाली पेशी अंग में रूपांतरित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, गिजार्ड। गिजार्ड के जस्ट नीचे का जो भाग है वो कहलाएगा स्टमक। ये गिजार्ड के जो नीचे का भाग है वो आहार नाल के एक छोटी सकरी नली आमाशय बनाती है जो 9 से 14वें खंड तक फैली रहती है। स्टमक है जो वो 9th सेगमेंट से लेकर के 14th सेगमेंट तक फैली रहती है, 9 से लेकर 14। इसके बाद स्टमक के जस्ट जो नीचे का भाग है वो कहलाएगा इंटेस्टाइन का भाग, इसी को कहेंगे आंत्र। और जो ये इंटेस्टाइन का भाग है ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो स्टमक के पश्चात का जो भाग है वो आंत्र कहलाता है और 15वें खंड से लेकर के अंतिम खंड तक फैली रहती है। ये जैसे हम चित्र में देख पा रहे हैं, ये 15वें खंड से लेकर के और अंतिम खंड तक जो फैली रहती है ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। और जो ये इंटेस्टाइन है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला जो भाग है वो कहलाएगा प्री टिफ्लोसोलर रीजन। प्री टिफ्लोसोलर रीजन यह 15वें खंड से 26वें खंड के बीच में स्थित होती है। ये 15th से लेके 26, 15 से 26वें खंड के बीच में प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है। इसके बाद ये इंटेस्टाइनल सीकम है, ये एक जोड़ी होती हैं, इन्हीं को अंधनाल भी कहते हैं। ये लिम्फ ग्लैंड है। इसके बाद है दूसरा टिफ्लोसोलर क्षेत्र, यह 27वें खंड से प्रारंभ होकर 27
27वें खंड से प्रारंभ होकर के एनस से पहले लगभग अंतिम 23 से 25 खंडों को अगर हम छोड़ दें, जो लास्ट के जो भाग हैं उनमें से 23 से 25 खंडों को अगर छोड़ दें, तो फिर जो उसके ऊपर का जो भाग है वो कहलाएगा टिफ्लोसोलर क्षेत्र, और यह अत्यंत ग्रंथिल होता है, जिसे टिफ्लोसोल कहते हैं। ये बहुत ही ग्रंथिल होता है, जिसको टिफ्लोसोल कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, इसका आंतरिक भाग है, दिखाया गया है यहाँ पे चित्र में। और इसके बाद है फिर टिफ्लोसोलर पश्च क्षेत्र। टिफ्लोसोलर अगर पश्च क्षेत्र की बात करें, तो जो इसके पीछे का भाग होगा, जस्ट इसके पीछे का भाग, वो कहलाएगा टिफ्लोसोलर पश्च क्षेत्र। और इस भाग को क्या कहते हैं? रेक्टम भी कहते हैं। यह एनस द्वारा बाहर खुलता है, और यह अंतिम जो 23 से 25 खंड होंगे वो कहलाता है टिफ्लोसोलर पश्च क्षेत्र। तो ये रहा इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद इसका देखते हैं पाचन की कार्यकी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो जो केचुआ होता है उसकी ग्रसनी भित्ति की पेशीय क्रिया द्वारा ये मिट्टी का अंतर ग्रहण करता है, और फिर यह अपने मुख को मिट्टी में दबाता है, और ग्रसनी भित्ति की संकुचनशील क्रिया द्वारा मिट्टी के छोटे छोटे कणों को बकल चैम्बर में खींच लेता है। इसके बाद अंतर्ग्रहित भोजन पीछे की ओर बढ़ता है। इसके लार में भोजन को चिकना बनाए रखने के लिए म्यूसिन और प्रोटीनों को पचाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम होते हैं। आंत्र की जो भित्ति है वो ग्रंथिल कोशिकाओं की बनी होती है, जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और सेलुलोज से युक्त पाचक रस का सीक्रेशन करती है। अपच भोजन एवं मिट्टी एनस द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में निकलती है, जिसे वॉर्म कास्टिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि वॉर्म कास्टिंग किसे कहते हैं। तो जो अपच भोजन है जो फेरिटिमा का, वो भोजन एवं मिट्टी, अपच भोजन एवं मिट्टी एनस के द्वारा छोटी छोटी गोलियों के रूप में, ढेर के रूप में, गोलियों की जो ढेर निकलती हैं एनस से, उन्हीं को कहते हैं वॉर्म कास्टिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र। तो जो फेरिटिमा का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो बंद प्रकार का होता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन है कि केचुए में यानी कि फेरिटिमा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है। तो वो क्लोज्ड प्रकार का होता है, क्लोज टाइप का होता है, बंद प्रकार का होता है। और इसमें रुधिर वाहिकाएं और कोशिकाएं होती हैं, जो शरीर के समस्त भागों में फैली रहती हैं। इसके रुधिर में द्रव प्लाज्मा और रंगहीन कणिकाएं होती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स, और दूसरा है लेटरल, और तीसरा है इंटेस्टाइनल प्लेक्सेस। इसी को कहते हैं आंत्र जालिका। देख लेते हैं चित्र में इसका सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार से है। सबसे पहले जो इसका अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिकाएं हैं, इसी को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स। इनकी संख्या 5 होती है, और ये शरीर की लंबाई में फैली रहती हैं। देखिए, वेंट्रल को हिंदी में बोलेंगे अधर, और डॉर्सल को हिंदी में कहेंगे पृष्ठ, पीछे का भाग। तो जो इसकी डॉर्सल वेसल है, यह एक रुधिर वाहिका आहार नाल के ऊपर, ये डॉर्सल वेसल, मध्य पृष्ठ भाग में अगले सिरे से पिछले सिरे तक फैली रहती हैं। जो ये रेड कलर की हम देख रहे हैं, ये डॉर्सल वेसल हैं। ये अगले सिरे से लेकर के पिछले सिरे तक फैली रहती हैं, और इसके अंदर जो रुधिर होता है वो पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो रुधिर है इसमें पीछे से आगे की ओर प्रवाहित रहता है। इसके बाद है वेंट्रल वेसल। ये वेंट्रल वेसल, तो जो ये वेंट्रल वेसल है, ये जो आसमानी कलर की जो वाहिकाएं दिख रही हैं, इसको बोलेंगे वेंट्रल वेसल।
तो यह एक वाहिका आहार नाल के मध्य अधरीय सतह पर अगले सिरे से पिछले सिरे तक फैली रहती हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉर्सल वेसल था उसमें रुधिर पीछे से आगे की ओर प्रवाहित हो रहा था, और जो ये वेंट्रल वेसल है इसमें क्या होगा, इसमें रुधिर आगे से पीछे की ओर बहेगा। ठीक है। इसके बाद प्रत्येक खंड में एक जोड़ी वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल द्वारा, ये वेंट्रोटेगुमेंट्री वेसल द्वारा अध्यावरणी वृक्कों, बॉडी वॉल, सेप्टा और जननांगों को रुधिर पहुंचाती हैं, ये वेंट्रल वेसल। इसके बाद है लेटरल ईसोफेजियल वेसल। लेटरल ईसोफेजियल वेसल, ये दो वाहिकाएं होती हैं और शरीर के अगले सिरे से 13वें खंड तक आहार नाल के दोनों ओर पार्श्व में पाई जाती हैं। फिर इसके बाद है सब न्यूरल वेसल, यह एक पतली वाहिका होती है। ये सब न्यूरल वेसल येलो कलर की, ये एक पतली वाहिका है। इसके बाद है सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल। सुप्रा ईसोफेजियल ब्लड वेसल, यह आमाशय के मध्य पृष्ठ भाग में 9 से 13वें खंड तक सीमित रहती है। 9 से 13 सेगमेंट तक ये सीमित रहती है। इसके बाद है पार्श्व या अनुप्रस्थ रुधिर वाहिकाएं, इसी को बोलेंगे लेटरल अथवा ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स। समस्त रुधिर वाहिकाएं अनेक खंडीय व्यवस्थित अनुप्रस्थ या पार्श्व रुधिर वाहिकाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसमें से सबसे पहला पॉइंट है इसका हर्ट्स। 7, 9, 12 और 13वें खंडों में से इनमें से एक जोड़ी मोटी नालाकार वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हर्ट्स कहते हैं। चित्र में हम देख रहे हैं कि ये हर्ट्स हैं। 7, 9, 12 और 13, इन खंडों में से प्रत्येक में एक जोड़ी ये मोटी नालाकार वाहिकाएं हैं, जिनको हर्ट्स कहते हैं। 7वें और 9वें खंडों के लेटरल हर्ट्स पृष्ठ वाहिका से अधर वाहिका में तथा 12वें और 13वें खंडों के लेटरोइसोफेजियल हर्ट्स वाहिकाओं से अधर वाहिका को रुधिर पंप करते हैं। इसके बाद है एंटीरियर लूप्स। ये एंटीरियर लूप्स, तो जो ये एंटीरियर लूप्स हैं ये 10वें और 11वें खंडों में होती हैं। फिर इसके बाद है कॉमिस्यूरल वेसल। कॉमिस्यूरल वेसल, ये 13वें खंड के पश्चात प्रत्येक खंड में से वाहिकाएं एक जोड़ी होती हैं और एक छोटी सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्रांच निकलकर आंत्र जालिका को जाती है। इसके बाद है डॉर्सो इंटेस्टाइनल्स। तो जो डॉर्सो इंटेस्टाइनल है वो 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में, ये डॉर्सो इंटेस्टाइनल वेसल 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में ये दो जोड़ी वाहिकाएं आंत्र भित्ति से रुधिर को पृष्ठ वाहिका में पहुंचाती हैं। और फिर इसके बाद है वेंट्रो इंटेस्टाइनल्स। वेंट्रो इंटेस्टाइनल, ये वाली वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, तो ये 13वें खंड के बाद प्रत्येक खंड में अकेली मध्यवर्ती अधर आंत्र वाहिका अधर वाहिका से रुधिर को आंत्र की जो इंटेस्टाइनल की भित्ति है वहां पर ले जाती हैं। तो ये पूरा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम रहा। इसके बाद है इसकी रुधिर ग्रंथियां, ब्लड ग्लैंड्स, चौथे, 5वें और 6ठे खंड में ग्रसनी पुंज के ऊपर तथा ग्रसनी और लार ग्रंथियों से संबंधित जो छोटी छोटी लाल रंग की पुटीय काय पाई जाती हैं, फॉलिकुलर बॉडीज, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्लड ग्लैंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं ग्रंथियों में रुधिर की जो कणिकाएं हैं और हीमोग्लोबिन वो बनते हैं इसी पार्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रुधिर ग्रंथियां। फ्रेंड्स, पार्ट 3 की वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरिटिमा का एक्सक्रेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पार्ट 3 की वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।